हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग का पढ़ रहे थे जी, तो हमारा जो है वो 7 लेक्चर कंप्लीट हुआ था। आज हम 8th लेक्चर की को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो क्या था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 में, है ना? क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और बीओपी क्या हो गई थी, नेगेटिव में हो गई थी, तो उसकी चर्चा करते हैं क्लास में। चलिए चलते हैं कहाँ, क्लास में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके साथ अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है, बैंकिंग का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, उसका क्या पहला, कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों आया था। आइए मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजों की चर्चा करके पहले चलता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, नोट्स पे आऊंगा। ठीक है जी, चलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, आपको एक बात याद होगा कि 1991 में, कब, 1991 में, 1991 में अपनी जो बीओपी है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गई थी, नेगेटिव में चली गई थी, नेगेटिव में चली गई थी। और इस वजह से क्या आया कि भैया इकोनॉमी को रिफॉर्म्स किया, मतलब इकोनॉमी को रिफॉर्म्स किया जाए, सही बात है, इकोनॉमी रिफॉर्म्स की बारी आई। ठीक है, तो जब इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करने की बारी आई तो बोला भैया भैया उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स करना होगा, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स करना होगा। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स करना होगा, तो इसके लिए बनाई गई कमेटी। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी। कौन सी कमेटी? नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। अब इस कमेटी ने ना 2 बार अपने अपने रिपोर्ट दिए, एक बार 1991 में और एक बार 1998 में। तो ये फर्स्ट फेज कहलाता है क्या, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का, और ये जो है वो सेकेंड फेज कहलाता है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। ठीक है जी, बात समझ में आया, है ना? तो ये बातें हुई थी, बेसिक चीज है। ठीक है जी, तो इस ये रिफॉर्म्स में क्या क्या बातें हुई, आइए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो सीआरआर है उसको कम करना होगा, एसएलआर को कम करना होगा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी करने होंगे, कैपिटल एक्विजिशन नॉर्म्स भी है उसको बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, ये सारी बातें कही हैं। आइए उसकी चर्चा हम एक एक में आराम आराम से क्लास में करते हैं। नहीं, देखिए क्या बोल रहा है कि इंडिया हैज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों बैंक है अपने पास। एज इंडिया लिबराइज इट्स इकोनॉमी 1991, 1991 जब इकोनॉमी लिबराइज्ड हो गई थी, इट वाज फेल्ट दैट द बैंक्स वर नॉट परफॉर्मिंग इफिशिएंटली, और इस बार ये फील किया गया कि भैया जो है बैंक जो है अपना अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट द बैंक हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले द इकोनॉमी, बैंक का क्या था, क्रूशियल रोल था प्ले करने के लिए इकोनॉमी में, और हेंस द बैंकिंग सेक्टर हैड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड इफेक्टिव। और इसीलिए ये माना गया कि भैया बैंकिंग जो सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन उसमें होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। फॉर दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह सेट अप अ नरसिम्हम कमेटी टू एनालाइज द इंडियाज बैंकिंग सेक्टर एंड रिकमेंडेड रिफॉर्म। तो आपके मनमोहन सिंह थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम थे वो उसके हेड थे, और उनके अंतर्गत कमेटी बनाई गई। कह रहा है द कमेटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेदावोलु नरसिम्हम, किसके द्वारा, नरसिम्हम के द्वारा, जो उनके चेयरमैन भी थे। कह रहा है he was the 13th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 2 मई 1977 टू 30 नवंबर 1977। 1977 में ये रह चुके हैं क्या, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। सो देयर वाज अनदर कमिटी, this time P Chidambaram as a finance minister headed by the Narasimham which was formed in 1998। तो एक बार 1991 में बना, दूसरा 1998 बना। The first committee was set up in 1991 and the referred to as the Narasimham Committee 1 and 1998 committee is known as Narasimham 91 और 98, यही दोनों फेज था। अब पहला जो फेज हुआ, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा,
कह रहा है एज वी नो द 1991 में वाज ए पीरियड वाज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो वो जो पीरियड था वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने का था, है ना जी। कह रहा देयर वाज ए अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन द वेरियस एरियाज सच एज बैंकिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द गाइडेंस ऑफ नरसिम्हम कमिटी द फॉलोइंग मेजर्स वर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जब नरसिम्हम कमेटी ने रिपोर्ट दिया तो ये फिर गवर्नमेंट ने ये सारी बातें आगे देखी, क्या क्या करा ध्यान देखिएगा। कह रहा है लोअरिंग एसएलआर और सीआरआर। सर एसएलआर और सीआरआर क्या था? सर वो पैसा था जो बैंक आरबीआई क्या करती थी, थोड़ा बहुत जो है ये प्राइवेट बैंकों या पब्लिक बैंकों के बिहाफ पर अपने पास रखती थी, और एसएलआर वो पैसा था जो बैंक अपने पास रखती थी, ठीक है ना। वही पैसा था, होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और आपका कैश रिजर्व रेशियो जी। तो यही कह रहा है कि हाई एसएलआर और सीआरआर मिनिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो वही कह रहा है कि बैंक के प्रॉफिट को एसएलआर और सीआरआर क्या कर देते थे, कम कर देते थे, इसीलिए बोला गया कि एसएलआर को कम किया जाना चाहिए। तो एसएलआर मिनिमाइज कितना हो गया, 38.5% था 1991 में, और उस समय फिर 25 तक हो गया 1997 तक। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक वर लेफ्ट मोर एंड मोर फंड टू एलोकेट द एग्रीकल्चर। और बैंक ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा फंड दिया एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रेड में। क्या हुआ, फायदा हुआ। द कैश रिजर्व रेशियो इज अ बैंक कैश रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट मेंटेन बाय आरबीआई। तो कैश सीआरआर क्या है कि भैया आरबीआई जो मेंटेन करता है पैसा, वो तो बेसिक चीजें मैंने बता दिया। क्या सीआरआर हैज बीन लोवर्ड 15% से 4% हो गया जून 2003 तक में। सोच लो इतना लो कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बैंकों के पास प्रॉफिट ज्यादा हुआ, पैसे ज्यादा बचे, पैसा ज्यादा बचे तो वो इंडस्ट्रीज को सारे चीज देने लगे, और उस तरह से इकोनॉमी क्या हुई, ग्रोथ में चली गई। दूसरा क्या हुआ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी कर दिया जाएगा। बोल रहा दीज नॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू ब्रिंग द प्रोफेशनलिज्म इन द कमर्शियल बैंक। था प्रूडेंशियल नॉर्म ताकि वो प्रोफेशनलिज्म लेके आ सके, कस्टमर को सही तरीके से बात किया सके, कस्टमर का ट्रीटमेंट अच्छे से हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज नॉर्म्स वर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, so as to assure the book of commercial bank mirrored the accurate and correct picture of financial position। तो ये इसलिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स था ताकि बैंकिंग का जो है वो सारा का सारा बोलते हैं ना लेखा जोखा, वो सही किया जा सके। कह रहा है प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंश्योर दैट बैंक मेड 100% प्रोविजन फॉर ऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके लिए बैंकों को बोला गया कि भैया आप जो है वो प्रोविजन बनाइए इसके लिए, है ना। और फॉर दिस पर्पस स्पॉन्सरिंग वाज प्लेस्ड एट 10,000 करोड़ फेज 2 2 साल में। उस समय में 10,000 करोड़ का क्या किया गया, स्पॉन्सर किया गया। चलिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये बोला गया आपको एक मिनिमम कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स आपको रखना पड़ेगा, आरबीआई ने फिक्स किया। और ये आई थी बेसल नॉर्म्स से, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसल नॉर्म्स होता क्या है, ठीक है। तो बात ये मान के चलिएगा कि बेसल नॉर्म्स एक तरह का रेट है, ठीक है। वो नॉर्म्स है जो आरबीआई सभी बैंकों पर लगाती है कि भैया इतना पैसा कम से कम आपको रखना पड़ेगा, सारा पैसा नहीं कर देना पड़ेगा। कह रहा है कैन इट इज अ रेशियो मिनिमम कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो इन 1992 आरबीआई फिक्स्ड कैन 8% बाय द मार्च 96 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अटेंड रेशियो ऑफ 8%। तो 8% आपको ये रखना था उस समय में। फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बोला गया क्या करो, इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन कर दो। कह रहा है नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेड दैट इंटरेस्ट शुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। जो इंटरेस्ट जो है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड होना चाहिए, ना कि किसी और के द्वारा। फ्रॉम 1992 डिफाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स हैड बिकम द सिंपलर एंड क्लियर। तो जो है इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इजी और सिंपल हो गया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। उसके बाद उसने ये एक्ट बनाया रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट एंड स्पीड अप द रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि आपका जो है बैंक से पैसा डूब रहा है या बैंक से पैसा ले लिया और पैसा नहीं दिया, उसका रिकवरी किया जाए। बात समझ में आया जी सर। उसके बाद है कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बोल रहा है जो नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके साथ कंपटीशन। आप देखना प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको ज्यादा सर्विस अच्छा मिलती है ना, तो उसको उससे कंपैरिजन करने की बात करी गई कि भैया उससे कॉम्पिटिटर में आप रहिए। कह रहा है टुडे बैंकिंग से ओपन इज प्राइवेट सेक्टर, है ना। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शनिंग वेल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो बोल रहा है जो नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो अच्छा काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। These private sector banks are permitted to hike capital contribution foreign institutions up to 20%, from NRI up to 40%. As a result, there is an increased competition. तो भैया इस वजह से क्या हुआ कि भैया आपका इंक्रीजमेंट बढ़ गया, मतलब कंपटीशन बढ़ गया। अब दोनों बैंक बराबर बराबर तरीके से काम करने लगे।
चलिए फेजिंग आउट डायरेक्ट क्रेडिट बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट क्रेडिट की बात करनी गई। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फेजिंग आउट डायरेक्ट क्रेडिट प्लान्स अ रिकमेंडेशन वाज मेड टू लोअर द क्रेडिट टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर 40 to 10% and it would be very difficult for the government as a farmers, small industries and transporters have the powerful lobbies। बोला गया जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको 40 से 10% कर दिया गया। ठीक है, एक्सेस मिला कैपिटल मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट है ना वहां पे इसको एक्सेस मिला जिससे बहुत सारे फायदे हुए। देखो क्या रहा, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट वाज एनहांस्ड अलाउ द बैंक टू इंक्रीज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू करने के थ्रू। बोला कैपिटल आप अपना क्या करो, इंक्रीज करो और जिससे फायदा हुआ। कह रहा लोकल एरिया बैंक भी सेटअप करो, लोकल एरिया बैंक, रूरल सेविंग्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरिया। सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक का सुपरविजन करना बोला आरबीआई को बोला कि आपको सुपरविजन करना है हमेशा। आरबीआई फॉर्म्ड अ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन विद एडवाइजरी काउंसिल टू एम्पावर द सुपरविजन ऑफ बैंक एंड फाइनेंस। इन 1993 आरबीआई एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट बैंक। 1983 में एक बॉडी बनी बैंकिंग फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसका पर्पस ही क्या था कि सारे बैंकों का सुपरविजन आपको करते रहना है। चलिए बेसिकली अब देखो जो फेज 2 था, ठीक है, फेज 2 क्या बोला, ठीक है ध्यान से समझिएगा। देखिए फेज 2 बोला कि द सेकंड फेज रिफॉर्म्स बिगन विद अनदर नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट इन 1990। दूसरा नरसिम्हम कमेटी का रिपोर्ट आया 1998 में, बोला विच सक्सीडेड द ईस्ट एशिया क्राइसिस, है ना, ईस्ट एशियन क्राइसिस। Post 1998, a need was felt to restructure debt as a DRT process was very slow because the many legal and other। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि डेट का जो प्रोसेस था, डीआरटी प्रोसेस बहुत स्लो था, इस वजह से बहुत सारे लीगल्स और हर्डल आने थे। तो एन इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस फेज वाज द ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन बैंक्स। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो था इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, कह रहा थ्रो 21 न्यू बैंक्स इंक्लूडिंग 4 सेक्टर बैंक्स, 4 private sector bank, 1 public sector bank, 16 foreign entities enrolled, and the overall scheduled commercial bank decreased approximately 4/5 to 82 by 2007। तो भाई साहब ये ऐसा हुआ, इतने नए बैंक्स आ गए, है ना, इतने फॉरेन बैंक्स आए, कितने 16 फॉरेन बैंक्स को एनरोल किया गया, आगे आया गया। कह रहा है इन एडिशन टू दिस द एफडीआई द बैंकिंग सेक्टर वाज ब्रॉट अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब बैंकिंग सेक्टर को कैसा लाया गया, ऑटोमेटिक रूट, है ना, मतलब आप कहीं भी आ सकते हैं और बैंक यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एंड द लिमिट द प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 74% इन 2004। और जो लिमिट जो 49% दे रखा था, अब बोला कि भैया 74% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसमें, बैंकिंग सेक्टर। कह रहे इन ऑर्डर टू मेक बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्गर, बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए द गवर्नमेंट डेलीगेटेड अ कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम। और इसके लिए इन्होंने एक अलग सी कमेटी बनाई एम नरसिम्हम की। बोला इट इंड्योर्ड रिपोर्ट इन 1998 और इन्होंने रिपोर्ट दिया 1998 में। द कमेटी फोकस द मेनली स्ट्रक्चरल मेजर्स डेवलपमेंट इन स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब देखो क्या क्या रिपोर्ट दिया है उन्होंने। बोला नए एरियाज की बात की, क्या बोला, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी। क्या बोला गया, न्यू एरिया बैंक फाइनेंस का हैव बीन अनक्लोज लाइक इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, एसेट, गोल्ड बैंकिंग, ये नए नए अलग अलग चीजें बोले गई कि उसको लाया जाए, न्यू इंस्ट्रूमेंट को लाया जाए। बोला मोर फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए नए टूल्स, नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया। दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड जैसे स्वैप हो गया, क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई फॉर मीटिंग डे टू डे लिक्विडिटी मिसमैच के लिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करी गई कि भैया रिस्क को सही किया जाए। बैंक हैव स्पेशलाइज्ड कमिटी फॉर एसेट वेरियस रिस्क के लिए स्पेशलाइज्ड कमिटी बनाई गई। दीज देयर स्किल्स एंड द सिस्टम अपग्रेडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस काम किया गया। स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करने की बात की गई कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन रीइंफोर्स्ड फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट विद द सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे शुरुआत क्या हो गई थी, नए नए की, आईएमपीएस वगैरह जो था के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। कह रहा है इंक्रीज इनफ्लो ऑफ क्रेडिट, जो इनफ्लो ऑफ क्रेडिट था उसको क्या करना है, इंक्रीज करना था। कह रहा मेजर्स आर टेकन बूस्ट अप द फ्लो ऑफ क्रेडिट इनटू प्रायोरिटी सेक्टर बाय फोकसिंग ऑन माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इंक्रीज करना था एफडीआई लिमिट को, जो फिक्स डिपॉजिट है ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था वो बढ़ा दिया। बोला फिक्स डिपॉजिट ने सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो लिमिट थी 49% प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसको 74% कर दिया गया था। ये 49
74% कर दिया गया। यूनिवर्सल बैंकिंग की बात की गई, कह रहा है इट रेफर्स टू मर्जिंग कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दोनों को मर्ज करने की बात की गई, कमर्शियल बैंकिंग को भी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मर्ज कर दिया जाए। देयर आर फ्यू गाइडलाइंस एक्सपेंशन, यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए गए। ग्लोबल एंड अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने की बात की गई। आरबीआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड रिस्क बेस्ड सुपरविजन बैंक्स बेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज इन अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेमेंट सिस्टम, ये सारा चीज को नई तरीके से लाने की बात करी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया गया, बोला गया बैंक्स हैव प्रपोज ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, यहीं पे शुरुआत हुई थी। इंटरनेट बैंकिंग हैव बीन टेकन सपोर्ट डिलीवरी फॉर बैंकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, तो जितने भी सारे नए नए इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनी थी, ऑनलाइन बैंकिंग है ना, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, वो सारी शुरुआत यही हुई थी। बात किया गया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी मैनेजमेंट करना है, ऐसा नहीं कि जो परफॉर्म हम एक बार दे दिए लोन फिर भूल जाएंगे, तो हमको जो लग रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको मैनेज करते चले जाएं, 2 महीना 3 महीना बाद उसको याद दिलाएं कि भैया तुम्हारा पैसा भी बाकी है। ठीक है जी। मेजर्स वर टेकन बाय आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लाइक कॉर्पोरेट डेट रजिस्टरिंग, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, और ये लोक अदालत इस शुरुआत की गई। मर्जर्स और अमलगमेशन पे ध्यान दिया गया। इन 5 आरबीआई इशू गाइडलाइंस फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मर्जर होगा और अमलगमेशन क्या उसके लिए रूल्स रेगुलेशन। गाइडलाइन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाज गिवन इंपॉर्टेंस फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप इन 2004 आरबीआई अपडेट द गाइडलाइंस नो योर कस्टमर, केवाईसी यही से शुरू हुआ था 2004 से ही, है ना, इसलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मैनेजरियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। इन फरवरी 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड मैनेजरियल ऑटोनॉमी पैकेज फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सप्लाई देम अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो ये क्या हुआ, मैनेजरियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा दिया गया कि भैया मैनेजर जो वो सारा काम करेगा और प्राइवेट बैंक्स की तरह इसको भी आगे देखा जाएगा। कस्टमर सर्विस पे बहुत ध्यान दिया गया। पास्ट ईयर बिजनेस improvement in customer service, the RBI advanced to its services, the credit card facilities, banking ombudsman, settlement of claim depositor, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एक ऐसा स्कीम है अगर आपको कोई बात नहीं सुन रहा है तो इसमें आरबीआई की बात सुनेगा। हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग है ना, टेंशन लेना है। बेस रेट सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसको क्या किया गया, ठीक किया गया। कह रहा सिस्टम ऑफ बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 इंश्योर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट के लिए, ताकि एक्चुअल कॉस्ट आपको पता चल पाए और जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है वो सही हो जाए। आरबीआई प्रपोज द सिस्टम बेस रेट ऑन 1 जुलाई 2010, कब इसको हुआ बेस रेट सिस्टम, 1 जुलाई 2010 को। द बेस रेट कैन बी डिफाइन द मिनिमम रेट ऑफ ऑल लोन, सभी लोन्स के लिए जो मिनिमम रेट था वो उसको बोलते हैं बेस रेट। If we take the banking system as a whole, the base rate were range 5.5 to 9 as a 13th October 2010, अगर 2010 की बात करें तो 5.5 से 9% के बीच में इसका बेस रेट माना गया था। चलिए, क्या रहा, द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कमिटी फर्दर रिकमेंडेड दैट अ प्रेजेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन पब्लिक सेक्टर, यही बात बोल रहा है कि जो बैंक थे, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के हेल्दी कंपटीशन की बात किया था। ठीक है जी। तो ये रहा आपका क्या बैंकिंग सेक्टर में कुछ चेंजेस जो नरसिम्हम कमेटी 1991 में हुआ था और 1998 में हुआ था। बस बेसिक चीजें यही है, इसी को ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई शुरुआत के साथ आपकी नेट के एग्जाम को अच्छा करने के लिए। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।